आज की रात पूरी दुनिया के शेयर बाजारों के लिए कत्ल की रात साबित हो सकती है। बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। उस क्रूशियल फैसले पर सबकी नजर है। और अगर वो फैसला हो जाता है तो शायद पूरी दुनिया में शेयर बाजारों की किस्मत पलट सकती है। और शेयर बाजारों में शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि पैसा बाजारों से निकल सकता है। और पैसा क्यों निकल सकता है, इस रहस्य की कुंजी है जापान में। जापान के सेंट्रल बैंक की बैठक होने वाली है। बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी डिसीजन आने वाला है। और अगर वहां ब्याज दरें बढ़ेंगी या बैंक ब्याज दरें बढ़ाने की सोच रहा है, ऐसे संकेत भी आते हैं, तो इससे पूरी दुनिया में एक बड़ा कारोबार जो है वो पलट सकता है। इस कारोबार को कहा जाता है येन कैरी ट्रेड। यानी जापान से कर्जा उठाओ येन में, उसको ले जाकर दूसरे बाजारों में इन्वेस्ट करो और उसको इन्वेस्ट करने के बाद पैसा कमाओ, और फिर जरूरत हो तो वापस येन में कन्वर्ट कर लो। येन में कर्जा उठाना या जापान में कर्जा लेना और बाकी जगह उसको इन्वेस्ट करना क्यों आसान था? क्योंकि जापान करीब 3 दशक से 30 साल के आसपास हो गया जब जापान में जीरो इंटरेस्ट रेट पे या नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे भी कर्ज मिलता था। यानी कि आप कर्जा लोगे तो आपको कम पैसा लौटाना पड़ेगा, या जितना पैसा लिया है उतना लौटाना पड़ेगा। कुछ भी ब्याज नहीं देना पड़ता था। उल्टे अगर आपको जापान के बैंक में पैसा रखना है तो उसके लिए आपसे बैंक ब्याज चार्ज करता था। यानी कि आपको एक तरह से स्टोरेज की फीस देनी है। जैसे आप यहाँ गोदाम में कोई चीज रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में आलू रखते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज वाला आपसे फीस चार्ज करता है। उसी तरह जापान के बैंक चार्ज ले रहे थे। अगर कोई आदमी अपनी नकदी वहां अपना कैश जमा करना चाहता है, पैसा जमा करना चाहता है, तो पूरे देश में लगभग ये परिस्थिति थी। जिसके पास भी पैसा है, साधन है, वो अपना पैसा जापान में रखने के बजाय दूसरे देशों में इन्वेस्ट करके पैसा कमाने की सोचता था। और ये एक बड़ा भारी कारोबार था जिसको येन कैरी ट्रेड कहते हैं। तो क्योंकि आपको वहां कोई रिस्क है नहीं, वहां से आपने इन्वेस्ट किया और उसको किसी दूसरी जगह के एसेट्स में, और इनमें अमेरिका का बाजार मुख्य रूप से, यूरोप के बाजार और भारत का बाजार भी शामिल है, जिसमें जापानीज इन्वेस्टर्स का अच्छा भला पैसा लगा हुआ है। तो ये अगर फैसला पलटता है, यानी कि वहां जैसे ही अगर ब्याज दर बढ़ती है, तो वहां जिन लोगों ने इस उम्मीद में पैसा उठा रखा है वो कोशिश करेंगे कि फिर हम पैसा वापस लाएं, अपने ही देश में लगाएं, यहां कुछ ब्याज मिलेगा उसको कमा लें। या जिन्होंने कर्जा उठाया हुआ है वो कहेंगे भाई अब तो यहाँ ब्याज भरना है, तो पहले अपना कर्जा पटाओ, ब्याज का हिसाब खत्म करो, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको देखेंगे जापान में लगाना है या कहीं और लगाना है। और ब्याज दर बढ़ने का एक और अर्थ होता है, वो ध्यान दीजिएगा। ब्याज दर तब बढ़ती हैं जब आपकी इकोनॉमी में तरक्की हो रही होती है। और इसीलिए जापान की इकोनॉमी बहुत समय से लगभग स्टैग्नेंट अवस्था में रही है। बहुत तेज बढ़ने के बाद दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ दिखाई थी जापान ने। दुनिया का सबसे तेजी से इंडस्ट्रियलाइज होने वाला देश था। उसके बाद वो एक तरह से ठहराव के चक्र में फंसा हुआ था। इसीलिए आप भारत में तमाम जगह देखते हैं, एक जापान इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा देता था। भारत के तमाम प्रोजेक्ट्स को उसने फाइनेंस किया हुआ है। दिल्ली में जो नया निजामुद्दीन का ब्रिज बना है वो उसी पैसे से, वहां से एड आती थी। 0% पे पैसा देते थे। लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टर्म लोन, बहुत लंबे समय का लोन बिना किसी ब्याज के। तो वो इसलिए कि वो पैसा कहीं ना कहीं उनको खपाना था। तो वो पैसा लगा रहे थे कि कभी किसी समय, यहाँ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी जापान के पैसे को लेके तमाम तरह की चर्चाएं और विवाद हुए हैं। तो उस पैसे को, अगर वो पैसा वहां से निकलना बंद होगा, और जाहिर है जब वहां से निकलना बंद होगा कुछ लोग वापस ले जाएंगे, तो दुनिया भर के बाजारों से वो पैसा वापस जाएगा। और इसीलिए जो बरसों से ये पैसा आ रहा था और वो पैसा वापस जाना शुरू होगा, तो फिर जाहिर है शेयर बाजारों में हलचल होगी, कुछ हिलेगा डुलेगा, बाजार गिर सकते हैं। और भारत का बाजार इस बीमारी से इम्यून नहीं है, क्योंकि यहां भी जापान का अच्छा भला पैसा लगा हुआ है। और ये जो अ, परिस्थिति है जापान में, अब बॉन्ड यील्ड धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये सिग्नल आ रहे हैं कि अब बैंक वहां ब्याज दर बढ़ाने की तरफ जा रहा है। और इसीलिए दुनिया भर के बाजारों को परेशानी है, चिंता है। और आज की रात, कल क्योंकि ये फैसला सुबह आ जाएगा, तो आज की रात ये चिंता बढ़ी रहेगी। और अगर वहां वो ब्याज नहीं बढ़ा, सिर्फ गाइडेंस भी बदल गई, तब भी ये, इस बात की पूरी गुंजाइश है, इस डेवलपमेंट में इस बात की पूरी संभावना है
कि दुनिया भर के बड़े ग्लोबल फंड्स अपना रिस्क कट करने की कोशिश करेंगे, वापस येन खरीदेंगे और अपना जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में उन्होंने पैसा लगा रखा है उस एक्सपोजर को कम करेंगे। इनमें दुनिया के और इमर्जिंग मार्केट शामिल हैं। भारत को शायद कम झटका लगे क्योंकि भारत पहले ही बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है, लेकिन फिर भी झटका लग सकता है। और एक तरह से यहां इसके दो असर देखने को मिल सकते हैं। एक, शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी, अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी। और दूसरा, रुपए पर दबाव बढ़ेगा जो ऑलरेडी प्रेशर में है डॉलर के सामने। तो दुनिया की सारी करेंसीज पर प्रेशर पड़ेगा। अगर डॉलर पे ही प्रेशर आ गया तो उसके सामने जो दबे हुए हैं उन पर और ज्यादा प्रेशर आना बिल्कुल स्वाभाविक है। और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ रही हैं और साथ में बैंक ऑफ जापान में अगर रेट हाइक हो जाता है तो इससे अब भारत के तमाम जो विश्लेषक हैं उनका कहना है कि इस डेवलपमेंट की वजह से रिस्क एवर्शन हो रहा है। और रिस्क एवर्शन का मतलब है कि लोग फिर रिस्की एसेट से हटकर सुरक्षित एसेट की तरफ जाएंगे, जिसमें इक्विटीज से, क्रिप्टो से, ऐसी और कुछ कमोडिटीज से लोग हटाएंगे पैसा। स्पेकुलेटिव प्रेशर कम होगा और खास तौर पे जो इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज हैं जिनमें रुपया शामिल है, इन पर प्रेशर आ सकता है। और ऐसे में ही बाजार को ये चिंता यही है कि क्या जापान का जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान, क्या वो रेट बढ़ाने के साथ एक हॉकिश मैसेज भी देगा, इस बात का संकेत भी देगा कि आगे भी वो इसी तरह का रुख जारी रख सकता है। और अगर वो हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल, आप मान लें कि फिर जो भारत में एफआईआईज की सेलिंग का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, वो सिलसिला, उसमें एक नया दौर शुरू हो सकता है। उसमें संभव है कि केवल जापान के फंड बेच रहे हैं, लेकिन दूसरे फंड्स भी हैं जिनका जापान में एक्सपोजर था, जो कैरी ट्रेड का हिस्सा रहे हैं। अगर ये ट्रेड पूरी तरह पलटेगा तो फिर वो सिर्फ किसी जापानी इन्वेस्टमेंट फंड के लिए नहीं रहेगा, बाकी लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा। और इसलिए इसका थोड़ा वाइड स्प्रेड असर हो सकता है। भारत के लिए जो रिस्क है, वो कोई, यहाँ बार बार ये बात कही जाती है कि इस वक्त भारत के लिए कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है इसमें कि भारत की अर्थव्यवस्था पे असर आ जाएगा, भारत के शेयर बाजार के फंडामेंटल्स पे असर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत, आप अगर बहुत नियर टर्म में देखें, बहुत कम अवधि में देखना चाहें, तो उसके फ्लो की वजह से टर्बुलेंस आ जाएगा, उठापटक हो जाएगी। क्योंकि विदेशी निवेशक ऑलरेडी 18 अरब डॉलर निकाल चुके हैं बाजार से, ये एनएसडीएल के आंकड़े हैं। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब भी ये कैरी ट्रेड अनवाइंड होने जैसी स्थिति आती है, तो जो सबसे पहले, जहाज के पंचे वाला हाल है कि जहाज से जब जहाज डूबने को होता है तो चूहे भागते हैं, सबसे पहले ये विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भागते हैं अगर कोई भी तरह का डेवलपमेंट इंटरनेशनल मार्केट में दिखता है। और ऐसे में वो, इतिहास में ऐसी परिस्थिति जब हुई है तो भारत के बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है, और उसमें भी लार्ज कैप में। ये चिंता बड़ी खड़ी हो रही है। तो ये एक बड़ी चिंता खड़ी हो रही है खास तौर पे लार्ज कैप स्टॉक्स में, क्योंकि उन्हीं में से ये येन कैरी ट्रेड जैसी परिस्थिति के रिवर्सल में पैसा निकलने की संभावना बनती है। हालांकि अभी इस पर विद्वानों में भारी मतभेद है कि ये किस्सा टोक्यो के बाहर आएगा कि नहीं आएगा। कुछ लोगों का कहना है कि साहब जो टोक्यो में होगा वहीं होगा, लेकिन ये आशंका बनी हुई है कि रिस्क ऑफ स्ट्रैटेजी पर लोग चले जाते हैं ऐसी परिस्थिति में, तब बाजार में गिरावट आ सकती है। लेकिन लोगों का यह कहना है कि समझदार निवेशक को इस वक्त क्या करना चाहिए, अगर बाजार में ये गिरावट आती है तो उसको देखना चाहिए कि बहुत अच्छी क्वालिटी के कौन से जो स्टॉक्स हैं जो फेयरली प्राइस हो गए हैं या जो सस्ते मिलते दिख रहे हैं। और ये एक तरह का सुनहरा मौका होगा उन कंपनियों में पैसा लगाने का, क्योंकि ये बहुत लंबे दौर की गिरावट नहीं रहने वाली है। कुछ समय की उठापटक के बाद यहां से बाजार निकलने में आसानी से कामयाब होगा, ये मानना चाहिए। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।